जय हिंद दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन है, पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी गई थी। किसके किसके बीच में लड़ी गई थी, सारा कुछ इसमें देखते हैं। देखिए पहली बात तो बाबर के विषय में जानिए। ठीक है, बाबर जो है ये मुगल बादशाह था और मुगल वंश का संस्थापक था, जो कि 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था। फरगना कहाँ पर आपका पड़ता है, उज्बेकिस्तान में पड़ता है फरगना। ठीक है, तो बाबर और वक्त जो है बाबर की उम्र क्या थी, तो 12 वर्ष उम्र थी बाबर की। ठीक है, तो बाबर 1494 में फरगना की गद्दी पर बैठा था और इसके बाद यहाँ वहाँ से उसको भगा दिया गया। तब उसकी उम्र 12 वर्ष की थी। फिर यह काबुल गया। ठीक है, और काबुल के बाद इसने जो है भारत के ऊपर आक्रमण करना शुरू किया। तो भारत के ऊपर अब पहला आक्रमण इसका था, पानीपत ही था पहला बार। तो 1526 में पानीपत में पहला आक्रमण करता है और ये बाबर इब्राहिम लोधी के बीच में होता है। ठीक है, इब्राहिम लोधी के बीच में जो है ये पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें इब्राहिम लोधी की हार होती है और बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना कर देता है। और यह युद्ध पहली बार था जब किसी विदेशी शासक ने या किसी शासक ने युद्ध में किसी आक्रमणकारी ने युद्ध में जो है तोप गोलों का इस्तेमाल किया था। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा युद्ध भी होता है बैक टू बैक। देखिए बैक टू बैक 1526 में इसके युद्ध होता है पानीपत में इब्राहिम लोधी के साथ। दूसरा युद्ध होता है इसका 1527 में पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। दूसरा युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध, नहीं सॉरी पहला युद्ध होता है पानीपत में 1526 में। दूसरा युद्ध होता है पानीपत खानवा, दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध होता है बाबर और राणा सांगा के बीच में। तीसरा युद्ध होता है 1528 में, ये चंदेरी का युद्ध होता है बाबर और मेदिनी राय के बीच में। और चौथा युद्ध होता है 1529 में। ठीक है, ये जो है घाघरा का युद्ध होता है वहाँ के जो है लोकल रूलर्स के बीच में। और ये सारे के सारे युद्ध ये है जीत कर बाबर जो है जीत कर और मुगल वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप बाबर के विषय में याद रखेंगे। इसकी एज पूछी गई थी जब ये फरगना की गद्दी पर बैठा था, तो यह 12 वर्ष का था। लेकिन अकबर से कंफ्यूज नहीं करिएगा, अकबर इसका पोता था। ठीक है, बाबर का पोता अकबर था और जब यह गद्दी पर बैठा था तो इसकी उम्र 13 वर्ष थी। तो दोनों में कन्फ्यूज़न आपको नहीं होना चाहिए। यहाँ पर लोधी वंश के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, पूछा गया क्वेश्चन है बहलोल लोधी। ये केबीसी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि लोधी वंश का संस्थापक कौन है। 50 लाख रुपए का क्वेश्चन था आई थिंक। तो बहलोल लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था। तो आई होप इतनी जानकारी आपको इसमें से सही लगी होगी। इसी तरह से अपन पूरा का पूरा इसमें क्वेश्चन देखेंगे। और आपको अगर वीडियो की क्वालिटी और हमारे क्वेश्चनों की क्वालिटी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और इसी दिन राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी के दिन हुई थी और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतना जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। महात्मा गांधी के बारे में कुछ फैक्ट्स अपन महात्मा गांधी के लिए एक अलग से वीडियो लाएंगे, इसलिए इसमें जो है बहुत सारे फैक्ट अपन इसमें देख नहीं रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ बता देता हूँ। फिनिक्स फर्म की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी साउथ अफ्रीका में। ठीक है, ये जरूर याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश से संबंधित था। तो अशोक जो है सम्राट था, यह मौर्य वंश का सम्राट था। ठीक है, यह किसका लड़का था, पहली बात तो देखिए, पहली बात अशोक जो है लड़का था आपका बिंदुसार का। ठीक है, बिंदुसार किसका लड़का था, बिंदुसार लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। तो मौर्य वंश का संस्थापक कहा जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बना था, यह किसकी सहायता से बना था, तो इसकी सहायता किया था चाणक्य ने। ठीक है, चाणक्य इसका मंत्री होता था, प्रधानमंत्री होता था, अमात्य उस टाइम पर बोला जाता था। ठीक है, तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को उखाड़ फेंका था। ठीक है, और घनानंद उस वंश चंद्रगुप्त मौर्य जब आया था तो घनानंद जो है नंद वंश का शासक था। ठीक है, तो घनानंद जो है उस समय पर शासक हुआ करता था नंद वंश का। और घनानंद को मारा था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य इसके बाद मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आता है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार, इसको बिंबिसार से कंफ्यूज नहीं करिएगा। बिंबिसार एक अलग राजवंश है जो कि मगध का पहला राजवंश होता है। हर्यक राजवंश होता है जो, तो हर्यक राजवंश का संस्थापक है बिंबिसार। ठीक है, देखिए यहाँ पर मुझे भी कन्फ्यूज़न हो गया बोलने में, है ना। तो बिंबिसार जो है
वो हर्यक वंश का संस्थापक है। ठीक है, इस हर्यक वंश को पितृहंता वंश बोला जाता है। बिंबिसार बिंबिसार का लड़का है अजात शत्रु, कालाशोक, ठीक है, ये सारे अपने अपने पिता को मार कर राजा बनते थे, इसलिए इसको पितृहंता वंश कहा जाता है। आगे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन बिंबिसार से बिंदुसार को कंफ्यूज नहीं करिएगा। बिंदुसार जो है, बिंदुसार आपका मौर्य वंश का शासक था, और यह बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त का लड़का था और अशोक का पिता था। ठीक है, तो अशोक आपका मौर्य वंश से संबंधित हो जाता है। और मौर्य वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाता है तो बृहदत्त था। बृहदत्त, बृहदत्त, ठीक है। वो क्या हुआ था कि मौर्य वंश का जो एक मंत्री उस समय सेनापति हुआ करता था, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग, तो इसी ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना कर दी थी। और शुंग एक ब्राह्मण वंश हुआ करता था। ठीक है, गुप्त वंश यहाँ पर दिखा हुआ है, गुप्त वंश के बारे में देख लीजिए। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। ठीक है, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना जाता है, गुप्त वंश का संस्थापक तो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है और चंद्रगुप्त प्रथम अलग है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का है। ठीक है, तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त है, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, और यह क्वेश्चन कल ही ग्रुप 4 के एग्जाम में पूछा गया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने ही महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा गुप्त वंश का एक फेमस शासक है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है, तो इसे भारत का नेपोलियन कहा था। स्मिथ नाम का एक लेखक है, दर्शन शास्त्री था, लेखक था बहुत बड़ा, तो उसने इसको समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। ठीक है, और समुद्रगुप्त को जो है समुद्रगुप्त ने जो सिक्का जारी किया था उसमें इसकी जो है वीणा बजाते हुए कृति जो है उसमें दिखाई गई है समुद्रगुप्त की। तो याद रखिएगा, समुद्रगुप्त भी बहुत ही बड़ा शासक हुआ करता था। ठीक, और इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक बहुत बड़ा शासक हुआ। इसने चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, इसी को विक्रमादित्य कहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहते थे, तो ये जरूर आपको याद रखना है। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम, देखो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक हो गया, फिर इसका वास्तविक संस्थापक हो गया चंद्रगुप्त प्रथम, इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। इसके बाद समुद्रगुप्त एक शासक हुआ जिसे भारत का नेपोलियन स्मिथ ने कहा, और वीणा बजाते हुए इसकी फोटो थी समुद्रगुप्त की। इसके अलावा इसका शासक हुआ करता था चंद्रगुप्त द्वितीय, इसी ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं अपन भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, 8 अगस्त को घोषणा इसकी हो गई थी। ठीक है, और कहाँ से हुआ, ग्वालियर टैंक बम्बई से इसका जो है आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और एक और भी बात बताना चाहूँगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है एक लीडरलेस आंदोलन था, मतलब इसमें कोई भी लीडर नहीं था। इसमें उषा मेहता का नाम बहुत फेमस है, जिन्होंने प्राइवेट रेडियो चैनल चला दिया था, है ना, उषा मेहता वगैरह, उषा गांगुली भी आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और 1942 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन किस लिए हुआ था, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के जो है फेल्यूर के कारण भारत छोड़ो आंदोलन जो है हुआ था, तो ये जरूर याद रखेंगे। और लीडरलेस आंदोलन था, और यह एक वायलेंट आंदोलन था, याद रखना। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कोई अहिंसात्मक आंदोलन नहीं था, एक वायलेंट आंदोलन था, और बिल्कुल ये लीडरलेस, क्योंकि इसमें महात्मा गांधी और जो है कांग्रेस के मेन लीडर्स को जो जेल में बंद कर दिया गया था, तो इसमें कोई मेन लीडर नहीं था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई कब लड़ी गई, 1757 में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच, रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, सिराजुद्दौला के बीच में। ठीक है, तो 1757 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, और बड़ी ही इंपॉर्टेंट लड़ाई थी, और इसमें विजेता होता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, प्लासी की लड़ाई में ये इस लड़ाई का मुख्य कारण होता है एक ब्लैक होल घटना, ब्लैक होल घटना का संबंध इसी लड़ाई से है। इसमें सिराजुद्दौला ने क्या किया था कि बहुत सारे अंग्रेज अफसरों को एक काल कोठरी में बंद कर दिया था, और वहां दम घुटने पर बहुत सारे अंग्रेजों की मृत्यु हो गई थी। इसी के कारण जो है फिर प्लासी का युद्ध लड़ा गया जून 1757 में, और इसमें रॉबर्ट क्लाइव विजेता होता है। और इसमें गद्दारी कर दिया था सिराजुद्दौला का एक शासक, साथ ही उसका नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा। ठीक है, उसका नाम मुझे ज़रूर लिखकर बताइएगा। इसके अलावा एक और लड़ाई होती है, एक और लड़ाई मैं आपको बताना चाहूँगा, 1764 में होती है, 1764 में। इसमें 3 टाइप के राजा जो है शामिल थे। इसमें आपको जो है बंगाल का नवाब भी शामिल था, मीर कासिम। इसके अलावा
जो है शुजाउद्दौला से एक शामिल था, जो है अवध का नवाब कहला जाएगा वो। और मुगल बादशाह भी इसमें शामिल था, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसमेमें क्या हुआ था कि हेक्टर मुनरो के साथ जो है बक्सर की लड़ाई लड़ी गई थी, हेक्टर मुनरो के साथ, और हेक्टर मुनरो जीत गया था। तो इसके अगले ही साल 1765 में एक संधि होती है, इलाहाबाद की संधि होती है। इसमें जो है दीवानी अधिकार अंग्रेजों के द्वारा ले लिए जाते हैं। तो ये जरूर आप याद रखेंगे कि इलाहाबाद की संधि किस सन में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कहाँ पर किया था? तो बोध गया में बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, तो ये जरूर आप याद रखेंगे। गौतम बुद्ध के बारे में अलग से लेक्चर ले लेंगे, तो उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर बात नहीं करते हैं। आर्य भारत में किस दिशा से आए थे? तो आर्य भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से आए थे। ठीक है, उत्तर पश्चिम दिशा से आए थे। एशिया उत्तर पश्चिम एशिया से जो है आर्य भारत में आए थे। अगर ये भारत का अपन नक्शा देखते हैं, ये भारत हो जाता है, तो इस दिशा से जो है आर्य आए थे भारत में। ठीक है, और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ या कुलीन। अगर आपसे पूछता है आर्य का अर्थ क्या होता है, तो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कब हराया था? तो ये तराइन का युद्ध के बारे में बात कर रहा है। तो 1192 में। देखो, 1191 और 1192 याद रखिएगा। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया था पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा गलती ये हो गई थी कि मोहम्मद गौरी को जिंदा छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये फिर दोबारा अटैक करता है और 1192 में दूसरी बार अटैक करता है और पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है और मार देता है पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, और जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो ये मोहम्मद गौरी का ही गुलाम था। मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और इसे ही भारत में छोड़ जाता है और यही गुलाम वंश की स्थापना करता है। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना इसी के द्वारा की जाती है। और गुलाम वंश कब से कब तक रहता है? तो 1206 से 1290 तक जो है रहता है गुलाम वंश। तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और मोहम्मद गौरी के विषय में बात करते हैं। तो मोहम्मद गौरी तीसरा मुस्लिम आक्रांता था, तीसरा मुस्लिम आक्रांता था। दूसरा कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। और पहला था महमूद गजनबी। ठीक है, जो कि 17 बार आक्रमण किया था भारत में। और पहली बार आक्रमण ये आई थिंक 1401 में करता है। जयपाल उस समय प्रशासक हुआ करता था। ये जो है कंफर्म कर लीजिएगा, ये मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, कि पहला आक्रमण उसका किसके टाइम पर हुआ था। हाँ, ये जो है उस टाइम पर एक चोल शासक था, राजेंद्र चोल जरूर था। ठीक है, राजेंद्र चोल जरूर हुआ करता था उस टाइम पर। तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और क्या बात कर सकते हैं इसके विषय में? चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाँ, पृथ्वीराज चौहान के बारे में एक बात और याद रख लीजिएगा कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कभी हुआ करता था? चंद ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था, बिल्कुल। ठीक है, 1919 में एक उस टाइम पर क्या हुआ था, रॉलेट एक्ट आया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट आया था, जिसे बिना वकील बिना दलील का कानून कहा जाता था। मतलब शक के आधार पर आपको उठा लिया जाएगा। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि रॉलेट एक्ट में कितने वर्ष तक जो है आपको रखा जा सकता था बिना अदालत में पेश किए हुए शक के आधार पर? 2 वर्षों तक। रॉलेट एक्ट में ये प्रावधान था कि शक के आधार पर आपको 2 वर्षों तक रखा जा सकता था। तो इसी के विरोध में जलियांवाला नाम की जगह पर एक सभा चल रही थी। तो वहीं पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी और बहुत सारे लोग जो है ख़त्म हो गए थे। तो यही है जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और जनरल डायर को फिर किसने गोली मारी थी जाकर? तो उधम सिंह, सरदार उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है बदला लिया था। वहाँ पर इंग्लैंड में जाकर वहाँ पर उसको सम्मानित किया जा रहा था। तो वहीं घुसकर सरदार उधम सिंह ने गोलियां मारी थी इसको, सरदार उधम सिंह ने डायर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नीचे जाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये डिटेल में अपन ऊपर देख चुके हैं, चाणक्य थे। ठीक है, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, याद रखिएगा। और क्या बात कर सकते हैं, चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। कुछ क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो अच्छे क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। याद रखिएगा, हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है, क्योंकि शासक अपने पिता को मारकर ही दूसरा शासक बनता था। ठीक है, याद रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका पुस्तक मेगस्थनीज ने लिखी थी। ठीक है, मेगस्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी और यह चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी कवि था।
और इसे भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ग्रीक था सेल्यूकस निकेटर, उसने भेजा था मेगास्थनीज को। उसने इंडिका नाम की एक किताब लिखी हुई थी, याद रह जाएगा। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। और एक मुद्रा राक्षस नाम की किताब आती है, मुद्रा राक्षस। इस किताब के लेखक कौन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस किताब में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति का बताया गया है, ठीक है। इसमें जो नंद नंद शासकों का एक सेनापति हुआ करता था राक्षस, तो उसकी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ क्या दुश्मनी थी उसके विषय में बताया गया है। इसमें मौर्य वंश के साथ जो संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य, उसको निम्न जाति का भी बताया गया है। तो आप मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का शासन कब से शुरू हुआ। तो अकबर का शासन शुरू होता है 1556 से, और ये पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी 1556 में, ठीक है। इस समय अकबर जो है पूरी तरह से शासक नहीं बना हुआ था। इस समय अकबर के शासनकाल को पेटीकोट शासन कहा जाता था। और इस टाइम पे अकबर का जो सेनापति हुआ करता था बैरम खान, ठीक है, बैरम खान ये हुआ करता था अकबर का सेनापति 1556 में, है ना। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कहा जाता है। और बैरम खान इस समय पर इसका जो है कौन हुआ करता था, आपका सेनापति हुआ करता था। और उधर से जो है जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था, तो ये किसके खिलाफ युद्ध लड़ा गया था, तो हेमचंद्र के खिलाफ। हेमचंद्र यह एक हिंदू शासक थे, और इन्हें प्यार से हेमू कहते हैं अपन लोग, है ना। तो हेमू और बैरम खान जो कि अकबर का सेनापति हुआ करता था, अकबर उस समय उम्र में बहुत छोटा था, इनके बीच युद्ध हुआ था। और बैरम खान जो है जीत भी गया था, तो ये बात भी जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और अकबर गद्दी पर कब बैठा था अगर आपसे पूछता है, तो अकबर की उम्र उस समय पर 13 वर्ष थी। और उस समय पर ये जो है बैरम खान नाम का व्यक्ति अकबर का शासन चलाया करता था। और महिलाओं में एक नाम आता है महामंगा का, ठीक है, महामंगा। तो इसीलिए इसको पेटीकोट शासन भी कहा जाता है। अकबर जब छोटा था और उसके जो है जवान होने तक के शासन को, उसके बाद जो है अकबर ने जब होश संभाला, तो अकबर ने जब उसका अकबर को जो है दिमाग वगैरह आया होगा, वो बड़ा हुआ होगा, तो इसने बैरम खान को जो है हज की यात्रा पर भेज दिया था, और उधर ही उसकी हत्या हो गई थी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी। तो महात्मा गांधी दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 में। यह आप यात्रा कब से कब तक चली, ये क्वेश्चन बड़ा ही फेमस बनता है। 1930 में ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक ये जो है दांडी मार्च चला था, ठीक है। और यह मार्च जो है बहुत ही अहम था। इसमें नमक कानून को तोड़ा गया था, याद रखिएगा, नमक कानून को तोड़ा गया था। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसके बाद क्या होता है, एक गांधी इरविन पैक्ट भी आता है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता होता है। इसमें नमक कानून को तोड़ना शामिल था, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें युद्ध बंदियों को छोड़ने की सिफारिश भी गांधी जी के द्वारा की गई थी, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भी थे। लेकिन अंग्रेज बहुत चालाक लोमड़ी थे, तो अंग्रेजों ने उनको युद्ध बंदियों से हटाकर जो है आतंकवादी श्रेणी में डाल दिया था, किन्हें, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को, ठीक है। तो गांधी जी को लगा था कि भाई ये भी युद्ध बंदी हैं, तो इनको भी अंग्रेज छोड़ देंगे, लेकिन बेसिकली धोखा दे दिया था। और भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को हमारे 23 मार्च के दिन फांसी दे दी गई थी। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। तो ये अलग से एक फैक्ट आपको बता दिया जा रहा है। तो गांधी जी के बारे में अंशंड व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो आप क्लिप सुनते हैं, तो जो है आप उनके बारे में मत बोला करिए, है ना। वे लोग भी बोलते हैं भाई गांधी के बारे में, जिनके हिसाब से घर में रोटी नहीं बन रही है, वो गांधी और नेहरू को गाली देते हैं। आप उस टाइम पे थे नहीं, तो उस टाइम पे भारत की क्या स्थिति थी, हम गुलाम थे, और उसके बाद तुरंत तुरंत आज़ाद हुए थे, तो नेहरू ने क्या क्या किया। तो जो है उनके बारे में जो है बोलना आसान है भाई, है ना। तो प्रोपेगेंडा फैलाने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो है आप घुसने से पहले आप सत्यता की जांच कर लिया करो, उसके बाद बोला करो किसी को। मैं कोई बहुत बड़ा गांधी का फ़ैन नहीं हूँ, ना नेहरू का फ़ैन हूँ। जो सत्य है वो सत्य है। एक बार आप पढ़ के देखो किसी के बारे में, उसके बाद आप विचार बनाना, ठीक है। और अभी आपके यहाँ कुछ भी हो रहा है, तो आप किसको जिम्मेदार दे देते हो, नेहरू को, गांधी को। अरे बिल्कुल भी आपको जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। उस टाइम की सिचुएशन अलग थी, अभी की सिचुएशन अलग है ना। जो सुभाष चंद्र बोस जी थे, तो वो एग्रेशन वाले व्यक्ति थे, लेकिन गांधी जी की बराबर रिस्पेक्ट किया करते थे। तो ऐसा नहीं है कि आप गांधी को जो है नकार सकते हो, है ना।
गांधी जी कहते भी थे तुम मुझे भूल सकते हो, तुम मुझे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे जो है अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते। तो गांधी जी बहुत अलग हस्ती थे भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब करी थी? तो 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी, ठीक है, याद रह जाएगा। और एक और है आईएनए। आईएनए के संस्थापक कौन है? तो बहुत बार आता है सुभाष चंद्र बोस, तो वो गलत आंसर होगा आपका, है ना। आईएनए की स्थापना मोहन सिंह ने करी थी। मोहन सिंह ऑप्शन में ना हो तो रास बिहारी बोस ने करी थी, ठीक है। दोनों ही इनके बाद इन्होंने इसकी जिम्मेदारी जो है सुभाष चंद्र बोस को दे दी गई थी आईएनए की, ठीक है। तो आईएनए की स्थापना मोहन सिंह ने करी थी भाई, याद रखना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और बात करते हैं अगर आपके जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब करी थी? तो 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा करी गई थी, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अम्बेडकर नहीं, अलेक्जेंडर भारत कब आया था? 326 में अलेक्जेंडर भारत आया था। सिंपल सा फंडा है, याद रखिएगा। अम्बेडकर के बारे में अब मुंह से निकल ही गया है, तो अम्बेडकर के बारे में सुनते जाइए। अम्बेडकर जी का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश का एक स्थान है महू, ठीक है, जिसे अब अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहीं पर जो है BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था। और महू का फुल फॉर्म होता है मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, मिलिट्री हेडक्वार्टर्स ऑफ वॉर, याद रखिएगा। और इंदौर से ही जो है चंबल नदी का उद्गम होता है, ठीक है, चंबल नदी का उद्गम होता है। गांधी सागर, राणा सागर और जवाहर सागर नाम के 3 बांध चंबल नदी पर ही बने हुए हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा। कोटा जो है चंबल नदी के किनारे है, ये भी याद रह जाएगा, ठीक है। चंबल को श्रापित नदी कहा जाता है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा ड्राफ्टिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? BR अम्बेडकर थे आपके, है ना। BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष थे। हमारे संविधान के निर्माता भारतीय मनु किन्हें कहा जाता है? BR अम्बेडकर को ही कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान ने सबसे पहले दिल्ली में सिक्के चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने दिल्ली में सबसे पहले सिक्के चलवाए थे। ये गुलाम वंश का शासक था, और गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी इल्तुतमिश को कहा जाता था। इल्तुतमिश ने ही तुर्कान चहलगामी नाम की एक प्रथा शुरू की थी। इल्तुतमिश की लड़की का नाम था रजिया सुल्तान, जो कि पहली भारतीय मुस्लिम शासिका थी, रजिया सुल्तान। इसका टाइम पीरियड जरूर याद रखिएगा, 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान ने शासन किया था, ठीक है। तो ये जरूर याद रह जाएगा आपका। इसके अलावा ऑप्शन में है आपका बलबन। तो बलबन बहुत ही खतरनाक शासक था, और इसने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी आपको दिख रहा है। अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का शासक था। सॉरी, फिरोज शाह खिलजी था खिलजी वंश का संस्थापक। खिलजी वंश जो है दिल्ली सल्तनत में सबसे कम अगर किसी का टाइम पीरियड था तो वो खिलजी वंश का ही था। कब से कब तक था? 1290 से 1320 तक था, ठीक है। जिसमें से 1296 से 1316 तक तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही शासन करा था। तो ये जरूर याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अली गुरशाप इसके बचपन का नाम था अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। और इसे सिकंदर ईसानी की उपाधि भी अलाउद्दीन खिलजी ने ली थी। अलाउद्दीन खिलजी के एक गुलाम था मलिक काफूर। अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम था मलिक काफूर। मैं अलग से लिख देता हूँ, एक मिनट। अलाउद्दीन खिलजी का एक गुलाम था मलिक काफूर, और मलिक काफूर को बोलते थे हजार दिनारी। जब अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय पर गया था तो वहीं से इसको खरीदा था, ठीक है। मलिक काफूर को हजार दिनारी कहते हैं। और दक्षिण में विजय मलिक काफूर ने ही की थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए, तो ये बात भी जरूर याद रखिएगा। और अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान बनने से पहले कारा नाम की जगह का गवर्नर हुआ करता था, तो ये बात भी आप जरूर से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? तो चंपारण सत्याग्रह नील की खेती से संबंधित है। इसको 3 कठिया आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि एक 1/3 आई थिंक 1/3 हिस्से पर जो है नील की खेती उगाने के लिए अंग्रेज कहते थे, नील उगाने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा सीधा सीधा चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? नील की खेती से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो बिल्कुल भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। और भगत सिंह ने एक संस्था की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना इन्होंने की थी जो है 1928 में, और लाहौर में स्थापना की थी। और नौजवान सभा भी स्थापना की थी लाहौर में 1926 में, ठीक है। तो ये बात भी जरूर याद रखिएगा। और लाहौर में ही दोनों की स्थापना की थी। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, ठीक है।
चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में बात करते हैं तो इनका जन्म अलीराजपुर में हुआ था। अलीराजपुर में हुआ था, अलीराजपुर रियासत बोल सकते हैं, अलीराजपुर में हुआ था चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म, जो कि मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, याद रह जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, हमारा भारत स्वतंत्र कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। 2 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? अहिंसा दिवस, गांधी जयंती होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस गवर्नर जनरल ने अंग्रेजी शिक्षा नीति की शुरुआत की थी? तो लॉर्ड मैकाले को भारतीय अंग्रेजी शिक्षा नीति का जनक कहा जाता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो हड़प नीति का सिद्धांत लॉर्ड कर्जन ने दिया। पोस्ट ऑफिस की शुरुआत लॉर्ड कर्जन के टाइम पर हुई। रेलवेज की डलहौजी के टाइम पर हुई। मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी डलहौजी के बारे में अपन बात कर रहे थे ना, डलहौजी के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैकाले हो जाएगा। डलहौजी के बारे में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत हुई, रेलवे की शुरुआत हुई, हड़प नीति की शुरुआत किया था डलहौजी ने, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन बड़ा विवादास्पद आता है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के टाइम पर जो है वाइसराय कौन था? तो डलहौजी ही था, याद रह जाएगा आपको। डलहौजी आपको आंसर में लगाना है, अगर ऑप्शन में रहता डलहौजी को ही प्राथमिकता देनी है। ठीक है, और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से संबंधित है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को बहुत प्रोत्साहित किया, और इसके संबंधित एक एक्ट भी आया था, 1856 का एक्ट था वो, 1856 का एक्ट था, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। ठीक है, याद रह जाएगा। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ना। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, वेलेजली अपने आप को बंगाल का शेर कहता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? 1885 में की गई थी। उस टाइम पर वाइस राय कौन हुआ करता था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। उस समय वाइस राय था डफरिन था। ठीक है, तो याद रखिएगा, डफर था उस समय पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कर दी गई थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, और A.O. ह्यूम एक पक्षी वैज्ञानिक भी थे, और इसके अलावा A.O. ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सचिव भी थे। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, और आगे क्वेश्चन जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष, पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन और चौथा सेशन याद रखिएगा। पहला सेशन हुआ था 1885 में, और इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, दूसरे सेशन के अध्यक्ष कौन थे? दूसरे सेशन के दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तीसरे सेशन के अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और चौथे सेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले जो है विदेशी या अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल ही थे। तो मैंने लाइन से आपको बता दिया, पहले के अध्यक्ष, पहले सेशन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे सेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, तीसरे सेशन के अध्यक्ष जो है कौन थे आपके, क्या बताया, बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, और चौथे अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, चौथे अध्यक्ष, जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष या पहले गैर भारतीय अध्यक्ष भी कहे जा सकते हैं। ठीक है, और ये सेशन कहाँ कहाँ पर हुए थे ये भी जानना है आपको। तो पहला सेशन बम्बई में हुआ था। ठीक है, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, और इसके अलावा दूसरा सेशन आपका हुआ था कलकत्ता में, तीसरा सेशन हुआ था आपका मद्रास में, और चौथा सेशन इलाहाबाद में हुआ था। तो ये जरूर याद रखिएगा। इसके अलावा पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, याद रखिएगा। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। लेकिन पूछता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। ये जरूर याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो कि 1925 कानपुर अधिवेशन में हुई थी। एनी बेसेंट जो है आयरिश लेडी थी, तो याद रखिएगा। और एक चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं। देखिए क्या हुआ था, संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को की गई थी, है ना। तो एक कल्चर चलता है कि जो सबसे वयोवृद्ध व्यक्ति होता है उसको अध्यक्ष बनाया जाने की जो है कल्चर चलती है फ्रांस वगैरह में। ठीक है,
तो वहाँ से हमने अडॉप्ट किया था। तो पहला जो सेशन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो इस दिन सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखिएगा नाम, सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जी को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन ये अस्थायी अध्यक्ष थे। इसके 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है अध्यक्ष बनाया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकदम परमानेंट अध्यक्ष बनाया गया। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव, ये कब जो है प्रेषित किया गया था? तो ये प्रेषित किया गया था आपका 13 जनवरी 1946 को संविधान सभा के सामने लाया गया। और इसको किसने लाया था? पंडित नेहरू ने ही लाया था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर भारत का जो है प्रस्तावना बनता है, और प्रस्तावना को भारत का, चलिए इसके बारे में अलग से अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के पहले राष्ट्रपति थे। बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, तो जरूर याद रखिएगा। महात्मा गांधी के बारे में देख चुके हैं। अच्छा, इन्हें साउथ अफ्रीका कौन ले गया था? तो दादा अब्दुल्ला नाम का व्यक्ति ले गया था, ठीक है, याद रह जाएगा। अम्बेडकर के बारे में अपन देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था समुद्रगुप्त। मैंने बताया भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते थे, बड़ा ही फेमस राजा था, ठीक है। तो याद रखिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को, है ना। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हुई थी, ठीक है। मेहरौली पिलर अभिलेख एक मिलता है, मुझे याद आ रहा है, मेहरौली पिलर अभिलेख, ये कहाँ मिलता है? दिल्ली में मिलता है, ठीक है। तो इसमें चंद्र लिखा हुआ है, तो इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही जो है मेहरौली स्तंभ अभिलेख का जो है निर्माण करवाया था। और ये पूरा लौह स्तंभ है, और इसमें आज तक किसी भी प्रकार का दिल्ली आप जाएंगे तो देखेंगे जंग नहीं लगा हुआ है, और वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बना हुआ है मेहरौली पिलर अभिलेख, लौह स्तंभ जो है, ठीक है। तो इसके बारे में भी जरूर याद रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है, ठीक है। कुमारगुप्त स्कंदगुप्त के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अगला है, सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, सीधा सीधा याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा विजेता शक्कर का कटोरा भारत में लाया था? तो बाबर जो है शक्कर का कटोरा भारत में लाया था, तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1857 को किस रूप में जाना जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भारत में कहा जाता है, ठीक है, 1857 में। और उस टाइम पर मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ? 1920 में हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हमने देखा 1919 में हुआ, और नमक सत्याग्रह भी हमने देख लिया, ये 1930 में हुआ था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन इसके बाद शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से गए थे महात्मा गांधी। जो मैंने आपको गांधी इरविन समझौता बताया था, उसकी एक शर्त ये भी थी कि महात्मा गांधी जो है गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी, और महात्मा गांधी इंडियन नेशनल कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। गोलमेज सम्मेलन बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुए, क्योंकि सिर्फ दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने हिस्सा लिया, बाकी का बहिष्कार कर दिया। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि गोलमेज सम्मेलन ऐसा कौन व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले 2 व्यक्ति थे, बी.आर. अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू। तो ये जरूर याद रखिएगा, सप्रू और बी.आर. अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे, तो ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और एक पूना समझौता बहुत पूछता है, किसके किसके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच में हुआ था, जो है ये आरक्षण, दलितों पिछड़ों को आरक्षण के संबंधित हुआ था पूना समझौता, बाद में डिस्कस करेंगे अपन। तो महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर की तरफ से हुआ था पूना समझौता, और महात्मा गांधी की तरफ से साइन किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक है। और यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर थे, तो आप सीधा सीधा महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर पूना फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाहौर प्रस्ताव कब पारित किया गया? 1940 में लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया, सीधा याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किस वंश की थी? डिटेल से देख चुके हैं, गुलाम वंश की थी, इल्तुतमिश की लड़की थी, भारतीय इतिहास में पहली मुस्लिम शासिका थी। 1236 से 1240 इसका टाइम पीरियड था। अगला क्वेश्चन शायद अब खत्म हो चुका है। तो ये 30 क्वेश्चन हुए, और इस 30 क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ और डिस्कस कर लेते हैं अपन। गुलाम वंश के बारे में देख चुके, खिलजी के बारे में, लोदी के बारे में, तुगलक के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। इसका बड़ा फेमस शासक था MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहते थे। दीवाने कोही नाम का
जो है इसने विभाग चलवाया था, कृषि विभाग था वो, ठीक है। तो ये MBT के बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। तो आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए और बीच में मैंने आपका टाइम भी बर्बाद नहीं किया। तो अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।